बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक महत्व। कल हमने जो है सदिश क्षेत्र का कर्ल फाइंड आउट कर लिया था, जिसे डेल क्रॉस ए वेक्टर के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। आज उससे आगे का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सदिश क्षेत्र के कर्ल का जो भौतिक महत्व है उसे स्टडी करेंगे। तो सदिश क्षेत्र के कर्ल का तात्पर्य घूर्णन या परिसंचरण से होता है। वे सदिश जिनमें घूर्णन नहीं होता अघूर्णी सदिश कहलाते हैं और इनका कर्ल हमेशा शून्य होता है, यानी कि इनका जो कर्ल है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर रहता है। परंतु वे सदिश जिनमें घूर्णन होता है उन्हें घूर्णी सदिश कहते हैं। इनका कर्ल शून्य नहीं होता, अर्थात कर्ल ए वेक्टर बराबर डेल क्रॉस ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। यदि पानी नदी में जो पानी है नदी में सीधी रेखा में बहता है तो उसके कर्ल का मान शून्य होता है, परंतु यदि पानी नदी में किसी भंवर धारा के रूप में बह रहा है तो उसका कर्ल कितना शून्य नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ कर्ल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं स्टोक्स की कर्ल थ्योरम। कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो अच्छे से इसको कंप्लीट करें। इस प्रमेय के द्वारा रेखा समाकलन को क्षेत्र समाकलन में या क्षेत्र समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे स्टोक की कर्ल प्रमेय कहते हैं। तो रेखा समाकलन को जो है क्षेत्र समाकलन, यानी कि ये तो रेखा समाकलन हो गया ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और इसे जो है क्षेत्र समाकलन में कर्ल ए वेक्टर के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति को हम डिस्कस करते हैं। माना कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में एक क्षेत्र बंधपथ C के द्वारा परिबद्ध है और इस परिबद्ध क्षेत्र को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं, तो सभी अल्पांशों की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का योग परिसीमा C के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होता है। अर्थात ये कोई बंद क्षेत्र है, इसमें एक अल्पांश क्षेत्र DC यहाँ हमने लिया है और समाकलन के बराबर होता है। अर्थात C बंद समाकलन ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का समेशन, यानी कि यहाँ DC अल्पांश क्षेत्र के हमने छोटे छोटे अल्पांश लिए हुए हैं बहुत सारे। ये तो एक अल्पांश का हम रेखा समाकलन लेंगे और उसका समेशन करते हैं, तो पूरे इस बंद क्षेत्र का जो है हमारे पास है मान आ जाएगा। तो कर्ल की परिभाषा के अनुसार कर्ल ए वेक्टर एन कैप लिमिट DA टेंड्स टू 0 1/DA ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ए वेक्टर एन कैप डॉट DA। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। यहाँ एन कैप क्षेत्रफल DA के लंबवत दिशा में एकांक सदिश होता है, अर्थात एन कैप डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू DA वेक्टर के रूप में रहेगा। तो ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ए वेक्टर डॉट DA वेक्टर के रूप में। तो एन डॉट DA को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, DA वेक्टर के रूप में। समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर हम समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे यहाँ। तो ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर समेशन कर्ल ए वेक्टर डॉट DA वेक्टर DA टेंड्स टू 0
डी ए टेंड्स टू 0 की स्थिति में परिसीमा पर योग को समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, इस समेशन को हम समाकलन में परिवर्तित करेंगे बंद समाकलन में, तो कर्ल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डी ए वेक्टर के रूप में हमें ये स्टोक्स की कर्ल थ्योरम फाइंड आउट होती है। तो ये थी स्टोक्स की कर्ल प्रमेय। आगे हम देखते हैं गाउस का नियम, गाउस का नियम तथा इसका समाकलन व अवकलन रूप। तो गाउस के नियमानुसार किसी विद्युत क्षेत्र में, गाउस के नियमानुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंध पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंध पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू कितना होगा, Q/ε, जहाँ एप्सिलॉन जो है माध्यम की विद्युतशीलता होती है। यदि इन आवेशों के द्वारा, जो आवेश है इनके द्वारा बंध पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो बंध पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये बंध पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के रूप में होता है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 के जो वैल्यू है ये दोनों फ्लक्स को व्यक्त कर रही है। जब ये दोनों वैल्यूज़ फ्लक्स को व्यक्त कर रही है तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो समीकरण 1 और 2 से फ्लक्स को बराबर करने पर Q/ε इज इक्वल टू बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट होती है। यदि आयतन में आवेश समान रूप से वितरित हो तो आवेश घनत्व का मान कितना होगा वो यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू, ये रो है तो रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। यहाँ जो डी वी है वो परिबद्ध क्षेत्र में उपस्थित जो आयतन है, आयतन अल्पांश, उसको व्यक्त कर रहा है। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी संपूर्ण। अब हम फाइंड आउट करेंगे संपूर्ण बंध पृष्ठ में आवेश का मान। तो Q इज इक्वल टू बंध समाकलन रो डी वी, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। समीकरण 3 में समीकरण 4 से वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε रो डी वी, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो है आपके गाउस के नियम का जो है समाकलन रूप कहलाता है। और इस समीकरण 5 गाउस के नियम का समाकलन रूप प्रदर्शित करती है। तो गाउस की डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उसके अनुसार ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जो सदिश क्षेत्र ले रहे हैं हम वो ई वेक्टर है यहाँ विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू बंध समाकलन डेल डॉट ए वेक्टर डी वी के रूप में। तो ये तो आयतन समाकलन का भाग हो गया, ये क्षेत्र समाकलन का भाग हो गया। और यही हमने गाउस के डाइवर्जेंस थ्योरम में देखा था। और यहाँ क्षेत्र क्या ले रहे हैं, सदिश क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के रूप में हम ले रहे हैं। तो ई वेक्टर डी ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर डी वी। तो समीकरण 5 और 6 की यदि हम तुलना करें तो 5 और 6 की तुलना करने पर हमारे पास तो गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम में यहाँ हम सदिश क्षेत्र के रूप में ई वेक्टर लिया हमने। तो यहाँ से डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको इन जनरल रूप में हम लिख सकते हैं कि डेल डॉट ए
वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट के रूप में भी इन जनरल ध्यान रख सकते हैं कि डेल डॉट ए इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये जो है गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम का अवकलन रूप कहलाता है। ये जो है गाउस की जो डाइवर्जेंस प्रमेय है उसका अवकलन रूप है। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल के रूप में हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस और कर्ल ए वेक्टर का अदिश गुणनफल का मान किसके बराबर होता है, 0। यानी कि डाइवर्जेंस और कर्ल का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो, 0। यानी कि सबसे पहले हम जो है ए वेक्टर का कर्ल फाइंड आउट करते हैं। तो कर्ल फाइंड आउट करने के लिए हम जो है सारणी का उपयोग करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो सबसे फर्स्ट हम डेल क्रॉस ए को फाइंड आउट करते हैं। तो डेल क्रॉस ए हमने जो है फाइंड आउट किया। डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू आई कैप डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड माइनस जे कैप डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के कैप डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई के रूप में हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसको जो है हम डेल ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं। डेल ऑपरेटर आप जानते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल जेड के कैप के रूप में होता है। तो इसको उस पर अप्लाई करते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप से, तो आई कैप के जो है 1 हो जाएगा इसका गुणनफल। और यहाँ बनेगा डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए वाई डेल एक्स अपॉन डेल जेड। ये तो एक्स का साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जे से जे का जो अदिश गुणन होगा वो तो हो जाएगा 1। यहाँ बनेगा डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड डेल वाई और डेल स्क्वायर, अब यहाँ के जो डेल का के वाला घटक है जेड घटक उसके साथ अदिश गुणन करेंगे तो के कैप डॉट के कैप, इसका अदिश गुणनफल 1 हो जाएगा। और यहाँ बनेगा डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड के रूप में बनेगा। तो यहाँ सारे पद जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी टोटल वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी फ्लक्स का ग्रेडियंट का यदि कर्ल लिया जाए तो वो कितना होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये ग्रेडियंट हो गया। तो आइए इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो डेल, सबसे पहले हम ग्रेड फाई जिसे हम जानते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप के रूप में। तो ये इसका एक्स का एक घटक, ये वाई घटक, ये जेड घटक, ये तो ग्रेड फाई हो गया। अब हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। तो डेल क्रॉस ऑफ ग्रेड
फाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सारणिक बनाते हैं, आई केप, जे केप, के केप। तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, डेल फाई एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल फाई वाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई जेड अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास बन गया, ये ग्रेड फाई की वैल्यू है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो आई केप की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो आई केप में ये रो और ये स्तंभ को छोड़ देंगे। तो डेल स्क्वायर फाई, इसको छोड़ेंगे तो डेल स्क्वायर फाई जेड अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर फाई जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई वाई अपॉन डेल वाई डेल जेड जेड माइनस जे केप डेल, तो ये रो ये छोड़ेंगे तो डेल स्क्वायर फाई जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई एक्स अपॉन डेल एक्स डेल जेड प्लस के केप। तो डेल स्क्वायर फाई वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर फाई एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई के रूप में। अब चूंकि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो फ्लक्स का मान है वो बराबर होता है, तो फाई एक्स बराबर फाई वाई बराबर फाई जेड इज इक्वल टू फाई से रिप्रेजेंट करें तो आई केप ये बनेगा आपके डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस जे केप डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल जेड प्लस के केप डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई के रूप में। तो ये यहाँ माइनस आएगा। तो ये सभी पद एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने पर टोटल वैल्यू जो है इनकी 0 मिलती है, यानी कि डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू कितना होता है आपके 0। ये इस तरह से प्रूव होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है हमारे अगले टॉपिक को लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट सेकंड। तब तक के लिए थैंक यू।